हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कोहेरेंट सोर्स, अब हम पढ़ेंगे माय न्यू टॉपिक इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब हम देखेंगे कि जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में कोहेरेंट सोर्स पढ़े थे, कोहेरेंट सोर्स में पढ़े थे कि कोहेरेंट सोर्स उसको कहते हैं कि जिसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और क्या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इक्वल होना चाहिए। टू अलग अलग वेव का अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इक्वल है, इतना ही नहीं, उसका फेज पे भी कमेंट किए थे, फेज सेम हो और या फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। क्या क्या होना चाहिए कोहेरेंट के लिए? कोहेरेंट का हम कल देखे थे, कोहेरेंट सोर्सेस। तो उसके प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह है। पहला तो वेवलेंथ सेम होना चाहिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, दो अलग अलग वेव का अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है, समझ लीजिएगा वो कोहेरेंट सोर्स है। और इतना ही नहीं, उसका फेज सेम होना चाहिए, यानी दोनों सेम फेज में फ्लक्चुएट करे। उसका जो अगर साइनोसाइडली ग्राफ है इस तरीके का, तो उसका क्या क्या होना चाहिए? इधर टाइम है तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से मूव करना चाहिए, इस तरीके से। इधर क्या होना चाहिए? लैम्डा। इतना टोटल क्या हो जाएगा? ये उसका हो जाएगा वेवलेंथ। प्रोवाइडेड medium remains same. Provided medium remains same. ये तभी हो सकता है, ये आपको उसका मीडियम सेम रखना होगा। तो क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव कि जब भी हम बात करें तो उसमें पहले हम बता चुके थे प्रीवियस लेक्चर में कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ वेव में आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि वो जो है कोहेरेंट सोर्स से ही आएगा, मतलब उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होगा और फेज सेम फेज में वो मूव करे। सेम जैसे इस तरीके का अगर वेव है तो ये एक ही दोनों का वेव, मतलब दोनों का वेवलेंथ सेम हो और क्या क्या सेम हो? फ्रीक्वेंसी सेम हो। और अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। फेज सेम हो या फेज डिफरेंस की बात करें, प्रोवाइडेड मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब मीडियम जो है सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। दो अलग अलग वेव लेंगे और उसका हम क्या देखेंगे? इंटरफेरेंस। ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे, क्योंकि जब भी बात करेंगे हम कोहेरेंट सोर्स की तो दो अलग अलग वेव का इक्वेशन लेंगे और उसको हम क्या करेंगे? सिंपली उसको हम कर देंगे इंटरफेरेंस, मतलब उसको हम ऐड करेंगे और उसका रिजल्टेंट हम कुछ निकालने का कोशिश करेंगे। रिजल्टेंट वेव क्या होगा, क्या वो कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, वो हम आगे YDAC एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। ये जो है वेव ऑप्टिक्स का समझिए कोर है, कोर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। सो लेट्स फाइंड, लेट बी टू वेव्स, let be the two waves originating, let be the two waves originating from coherent
source, let be the two waves originating from coherent source and originate हुआ coherent source से and reaching to a point, मतलब दोनों एक कोहेरेंट सोर्स से ओरिजिनेट होता है और क्या होता है, एक रीचिंग पॉइंट, एक पॉइंट पे पहुंचता है. सो वी हैव टू फाइंड the interference of wave. We have to find the interference of two waves. अब हमको क्या करना है, दो अलग अलग वेव लेना है और वेव को समझिए कि वेव का इक्वेशन एक लेते हैं y1, इसका एम्पलीट्यूड a1 है, साइनोसाइडली ग्राफ है साइन, इसमें t कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा माइनस t माइनस एक्स बाई सी. ये हुआ पहला वेव है. और दूसरा वेव का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, y2 दैट इज a2 साइन ओमेगा, फिर इसमें भी कॉमन लेंगे t माइनस एक्स बाई सी, और हम क्या करेंगे, इसमें हम डेल्टा ऐड करेंगे. डेल्टा क्या है यहाँ पे, डेल्टा दोनों के बीच का एंगल है, मतलब ये वेव 1 है और वेव 2 के बीच का एंगल जो है डेल्टा है. यानी इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इसके बीच में अगर फेज डिफरेंस पूछे तो फेज डिफरेंस कितना का फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, वेव्स, यहाँ लिखिए साइड में, फेज डिफरेंस कितना का है, डेल्टा का फेज डिफरेंस है. मतलब दो अलग अलग वेव ले रहे हैं जो कि ओरिजिनेट हो रहा है, कोहेरेंट सोर्स से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी और उसका वेवलेंथ दोनों सेम है. इतना ही नहीं, फेज डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, बताए थे फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और फेज सेम होना चाहिए. जब भी हम इसीलिए हम कोहेरेंट सोर्स पहले डिस्कस कर चुके हैं. क्या हम बताएं अभी तक, लेट बी द टू वेव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स एंड रीचिंग टू ए पॉइंट, एक पॉइंट पे पहुंचता है. सो वी हैव टू फाइंड द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव. और यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडेड मीडियम रिमेन्स सेम. ये आपको एज ए कंसीडर होना पड़ेगा. क्या, एक तो हम लिख दिया फेज डिफरेंस जो है कांस्टेंट होना चाहिए. वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये हम यूज किए, ये कांस्टेंट वैल्यू इसका लैटिन नाम है इस तरीके से. और हम अब देखेंगे दोनों का सिंपली इंटरफेरेंस, जैसा कि आपको साइन और कॉस में दो साइन में दिख रहा है. अब हम इसको देखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव. इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, तो इसमें लिखेंगे y1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2. अब ध्यान से देखो, सिंपल सा बात है, दो अब वेक्टर है, समझिए ये a1 है, ये आपका a2 है. अब देखिए इसका रिजल्टेंट वेक्टर, सपोज डेट इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो डेल्टा है. ऐसा समझिए कि दो वेव है, ये समझिए कि a1 इसका एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, ये आपका है a2, बीच का जो एंगल है ये डेल्टा बन रहा है, बीच का एंगल डेल्टा है. तो सपोज दैट ये दो वेक्टर हैं, दो वेव है यानी दो वेक्टर है. वेक्टर एडिशन हम करेंगे, जैसा कि वेक्टर एडिशन आप वेक्टर में पढ़ चुके होंगे.
तो क्या करेंगे, दो वेव है, एक A1 एक A2, दोनों के बीच का एंगल कितना है, लैम्डा। अब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इसके बीच में ही आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम इसको ये समझते हैं तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। ध्यान से देखिए, बस हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। इधर जो है A1 है, इधर A2 है। इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो A1 प्लस A2 है, और जो कि यहां से एंगल बना रहा है फाई। सिंपल है, दो वेक्टर है, A1 उधर है, A2 इधर है, बीच का एंगल कितना है, लैम्डा, बीच का डेल्टा एंगल है, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है कुछ इसके बीच से ही जाएगा, बीच से जा रहा है, और जो कि एंगल बना रहा है फाई। अब ध्यान से हमको करना क्या है, अब ये दोनों का रिजल्टेंट इंटरफेरेंस निकालेंगे, और आगे हम ये सीखेंगे क्या ये कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव, वो हम YDSC में देखेंगे। YDSC इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट फॉर दिस लाइट। लाइट में हम जब पढ़ते हैं तो एक वेव ऑप्टिक्स है, दूसरा हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स का सबसे बढ़िया लॉ जो है वो है YDSC एक्सपेरिमेंट। बहुत ही कारगर एक्सपेरिमेंट है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बस उसके बेसिक्स कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं जिससे हमको ये आइडिया हो जाए कि YDSC को समझा किस तरीके से जाता है। तो उसके हम बेसिक आइडिया भी देख रहे हैं। इंटरफेरेंस है, सिंपल सा बात है, दो वेक्टर है, इसका एम्पलीट्यूड कुछ ये है, A1 है, एक का A2 है, दोनों के बीच का एंगल है डेल्टा, और रिजल्टेंट वेक्टर उसके बीच से जाएगा, बीचों बीच से नहीं, कहीं से भी जा सकता है, वो A1 A2 के वैल्यू पे डिपेंड करता है। समझिए कि ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। सपोज दैट दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, वी कॉल उसको हम A1 प्लस A2 का नाम दिए हैं। अब बीच जो है A1 प्लस A2 जो कि फाई एंगल बना रहा है, ये आपका फाई है, दोनों के बीच जो एंगल है वो डेल्टा है। तो यहां पे लिख देता है एंगल बिटवीन टू वेव्स, एंगल बिटवीन टू वेव्स इज डेल्टा, एंगल बिटवीन टू वेव्स इज डेल्टा। दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, डेल्टा है। अब ध्यान से देखिए, एंड फेज डिफरेंस इज लैम्बडा, डेल्टा, फेज डिफरेंस डेल्टा एंड फेज डिफरेंस डेल्टा। एंगल बिटवीन वेव्स इज एंगल कितना है दोनों के बीच में, वही एंगल जो हो जाता है वही आप लास्ट में फेज डिफरेंस बन जाता है। एंगल बिटवीन देम इज डेल्टा, या इसको ये भी कह सकते हैं, और फेज डिफरेंस इज डेल्टा। अब फेज डिफरेंस है, अब हमको क्या करना है, सिंपली Y1 प्लस Y2 निकालना है, इंटरफेरेंस निकालना है। अब दो अलग अलग वेव है, इसका हम इंटरफेरेंस निकालेंगे। देखते हैं, आइए देख रहे थे इंटरफेरेंस। तो एक Y1 लिए थे, A1 साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी, ये आया। एक Y2 है, A2 साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई सी प्लस डेल्टा। ध्यान से देखिए, इसका अगर फिगर हम कुछ बनाते हैं तो ऐसा आएगा, A1 कुछ इधर है, A2 कुछ इधर है, दिस इज A2, दिस इज A1, और हमको क्या निकालना है, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो रिजल्टेंट समझिए कि इसके बीच से पास करेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, डेल्टा, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है कितना, फाई। याद रखिएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, डेल्टा, जो कि यहां शो कर रहे हैं। और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, रिजल्टेंट वेव
रिजल्टेंट वेव इज y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 आएगा। अब y1 प्लस y2 यहां से लाएंगे और दोनों के बीच में जो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेव वो बना रहा है फाई। अब ध्यान से देखते हैं, जैसा कि साइनोसाइडली ग्राफ है, अब इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लगाएंगे। इसको हम लिखेंगे y1 प्लस y2 को लिखेंगे कैपिटल A साइन ओमेगा कॉमन t माइनस एक्स बाई सी प्लस फाई। ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये दोनों को ऐड करेंगे सिंपली y1 प्लस y2, तो जब ऐड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा। आइए, ये क्या है, कैपिटल A एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। फाई क्या है यहां पे, फाई आपका है फेज कांस्टेंट। फाई क्या है आपका, फेज कांस्टेंट या फेज डिफरेंस समझ लीजिए। फेज डिफरेंस यहां पे क्या है, फेज कांस्टेंट है, यानी कि इसका फेज यहां से शुरू हो रहा है। तो क्या है, कैपिटल ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये फाई। अब ध्यान से देखिए इसको हम किस तरीके से लाए हैं। अब इसको थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, जैसा कि y1 प्लस y2 है। यहां से आप ध्यान से देखते हैं y1 प्लस y2 जब कीजिएगा y1 प्लस y2, y1 का क्या वैल्यू है, a1 साइन ओमेगा कॉमन ले लीजिए t माइनस एक्स बाई सी प्लस a2 साइन ओमेगा कॉमन ले लीजिए t माइनस एक्स बाई सी प्लस डेल्टा। अब ध्यान से देखिए a1 a2 है, यही आपका रिजल्टेंट है y1 प्लस y2। अब हम इसमें यूज करेंगे साइन का प्रॉपर्टीज, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। आपको पता ही होगा साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। जब साइन सी और साइन डी का जब फॉर्मूला आप निकालिएगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो एक बार कीजिए, ओमेगा कॉमन हो जाएगा तो t प्लस एक्स बाई सी, साइन सी प्लस साइन डी, 2 इंटू साइन सी, ये वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे, साइन सी प्लस साइन डी। तो क्या हो जाता है इसका 2 साइन। अब ध्यान से देखिए यहाँ का जो कोफिशिएंट है और यहाँ का कोफिशिएंट है दोनों सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें, या तो साइन सी और साइन डी लगा सकते हैं, या आप एक और प्रॉपर्टीज इसमें लगा सकते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, इसमें वेव का कोई यूज नहीं है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसको एज ए वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइन सी और साइन डी दोनों के बीच में अगर ध्यान से देखिए तो फेज डिफरेंस आपको लैम्डा नजर आ रहा है। अब हम इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, साइन सी और साइन डी भी लगा सकते हैं। और दूसरा a1 a2 का वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ साइन सी और साइन डी लगाना सेफ नहीं है। अब हम यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। आइए देख रहे थे, ये जो है फेज कांस्टेंट किसका है, रिजल्टेंट वेव का, रिजल्टेंट वेव। अब ध्यान से देखिए एक वेव है। अब इसमें साइन का कॉस का प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज सिंपली लगाइएगा तो आपको मिल जाएगा। एक साइन सी साइन डी तब लग सकता है, जब बता रहे थे कि साइन सी प्लस साइन डी ये तब लगेगा जब दोनों का कोफिशिएंट 1 1 हो, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1 नहीं है, एक का a1 है एक का a2 है। तो इसमें हम सिंपली ओपन कीजिए, सिंपली आप इसको ओपन कर सकते हैं।
और आपको मिल जाएगा, बहुत सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, वो हम दिखा देते हैं। इसको यूज कीजिए साइन a माइनस बी, तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा a1 को रखिए मल्टीप्लाई में साइन a माइनस बी, तो साइन a इंटू कॉस बी, यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस ओमेगा एक्स बाई सी साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन आ जाएगा ओमेगा एक्स बाई सी, यहाँ से आ गया a1, यहाँ से आपका आ जाएगा a2 अगर यहाँ से निकाल लीजिए तो आ जाएगा साइन ओमेगा टी को एज इतना को एक समझ ले। उसके बाद फिर हम अंदर लगा देंगे a प्लस बी प्लस सी का, इसमें साइन ओमेगा टी साइन a इंटू कॉस बी, इतना को अगर हम एक मान लेते हैं लेट्स, तो साइन ओमेगा टी इतना को अगर हम एक ले लेते हैं तो साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाई सी साइन a इंटू कॉस बी, तो कॉस डेल्टा प्लस दोबारा लगाएंगे तो इतना को हम लिखेंगे साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a के लिए हो जाएगा साइन t माइनस एक्स बाई सी, कॉस a इंटू साइन बी आ जाएगा साइन डेल्टा। तो यहाँ से आप पूरा ऐड करेंगे तो देखिए बहुत सारा टर्मिनोलॉजी कैंसिल हो जाएगा और आपको सिंपली मिल जाएगा, यहाँ से सिंपली यहाँ से आपको अगर मिल जाएगा क्या, a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा प्लस a2 साइन डेल्टा का होल स्क्वायर, आपको रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको ऐड करने पे तो यहाँ से आपको अगर आ गया रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से मिल जाता है आपका a1 प्लस, अब सिंपली बात है कि इसमें फिर से एक लगा देंगे साइन a माइनस बी, तो साइन इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, यहाँ पे अगर यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा, साइन a माइनस बी है, यहाँ भी अगर आ जाएगा आपका निगेटिव साइन, फिर वापस से इसमें लगा देंगे और इसमें भी लगा देंगे सेम प्रॉपर्टी साइन a माइनस साइन बी का, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये प्रॉपर्टीज हम हर जगह यूज कर रहे हैं, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये बार बार यूज करने के बाद लास्ट में आपका आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन डेल्टा। तो दो प्रॉपर्टीज आ गई। अब इसी का हमको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, रूट ओवर, दो ही बचेगा, एक ये और एक ये, जब दो अलग अलग वेक्टर है तो उसके बीच का एंगल यहाँ से आपको अगर ध्यान से निकले तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इसको रिजल्टेंट वेक्टर अगर आप निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, यहाँ फिर आ जाएगा a2 साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस 2 a1 a2 कॉस डेल्टा। यहाँ से आपका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ये आ जाएगा, रूट ओवर a1 का स्क्वायर, a2 कॉमन ले लीजिए,
तो यहां से आ जाएगा A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 2A1A2 कॉस डेल्टा। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ये आया, रूट ओवर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस डेल्टा प्लस 2A1A2 कॉस डेल्टा। तो ये आपका आया रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेव ऑफ दिस, दो वेव है, दोनों का रिजल्टेंट अगर मिला तो हमको लास्ट में मिला। अब हमको निकालना है, अब हमको इसको याद रखना पड़ेगा एज ए रिजल्ट। इसी को आप फॉलो कीजिए, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। यहाँ सारा टर्मिनोलॉजी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ये और ये, दो वेक्टर आएगा। और जब दो वेक्टर आप, इसका स्क्वायर आएगा इसका स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रूट ओवर निकालना है। रिजल्टेंट जब भी दो वेक्टर का निकालते हैं तो देखते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, डेल्टा है। तो सिंपल सा बात ये समझिए। अब इतना क्या हुआ, इतना से आपको अब कोई लेना देना है। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो आया, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव क्या है, A1A2 क्या है, उसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ Y1। ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ Y2। ये Y1 का है, ये Y2 का है। यहां से आपका आ जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस डेल्टा। अब ये हमेशा आप याद रखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या है। अब इसका हम टेन थीटा अगर निकालते हैं कि जो फाई है ये कितना एंगल बना रहा है, तो यहां से अगर हम निकालते हैं टेन फाई का वैल्यू अगर हम लेते हैं तो टेन फाई का वैल्यू यहां से आ जाएगा, सिंपली बात है y बाय, तो यहां से आ जाएगा A2 साइन डेल्टा, डेल्टा क्या है, A1A2 के बीच का एंगल, यहां से आ जाएगा A2 साइन डेल्टा अपॉन A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा। ये अब आप हमेशा याद रखेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर जो है कितना एंगल बनाता है, उसका वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू होता है, क्या होता है, रूट ओवर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस डेल्टा। टेन फाई का अगर वैल्यू आप निकालते हैं तो A2 साइन डेल्टा अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा। ये आप हमेशा याद रखें। हम देखें क्या, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। इतना सारा ये जो है ये मैथमेटिकल है, तो इसको हम मैथमेटिक्स से ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, आपको रिजल्ट यही मिलेगा। इसी का हम क्या किए, रूट ओवर, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होता है। तो ध्यान से देखिए, दोनों के बीच का एंगल, इसी को हम आगे एक्सटेंड किए और आपका कुछ ये बना। तो ये सब आप ये नहीं याद रखेंगे। अब आपको बस ये है कि दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये आया, और तो एंगल कितना बना रहा है ये। तो और हाँ, ये तभी हो सकता है जब कोहेरेंट सोर्स हो। दिस इज पॉसिबल व्हेन द सोर्स इज अ कोहेरेंट सोर्स। मतलब कोहेरेंट सोर्स में हम क्या बताए थे आपको, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और क्या, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कांस्टेंट, इतना आपको याद रखना है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आपका हा इंटरफेरेंस। अब हम देखते हैं इसके आगे।
आइए देखते हैं। अब हम इंटरफेरेंस तो देखें, अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। और अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो उसका पाथ डिफरेंस क्या होता है, उसका फेज डिफरेंस क्या होता है, ये हम चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ध्यान से देखते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता क्या है। जैसा कि आपको पता होगा, इसमें एक फैक्ट है। अब एम्पलीट्यूड के बात करेंगे। द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, मतलब जब भी हम निकालेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, जब दोनों एक दूसरे पे मैच करें, ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट से ओरिजिनेट करेगा, 2 पॉइंट से ओरिजिनेट किया, यहां से ये एक कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स यहां पहुंचा, और एग्जैक्टली एक और कोहेरेंट सोर्स इससे x डिस्टेंस पे, ध्यान से देखिए, यहां से पहुंचा, समझिए इसको आप जस्ट x1 नाम दिए, और यहां से एक और सोर्स है, ये देखिए आपका S2 सोर्स है, इसको अगर S1 नाम देते हैं तो ये आपका S2 सोर्स है, ये आपका S2 सोर्स है। हाँ, तो ये दोनों मिलके इस पॉइंट P पे मिला। अब ध्यान से देखिए, अब इसके बीच में हम देखते हैं फेज डिफरेंस, और दूसरा देखेंगे पाथ डिफरेंस। अब ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मीन्स क्या होता है। यहां देखिए, ये S2 इसको नाम दे दीजिए, 1 मिनट। इंटरफेरेंस, ये देखिए एक कोहेरेंट सोर्स ये भी है S2, ये आपका S1 है, ये कोहेरेंट सोर्स है, x1 इसका फेज डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस, अब ये P पॉइंट पे सिंपल सा बात है, इस तरीके से कुछ निकल रहा है, इस तरीके से निकला, और इस तरीके से कुछ कोहेरेंट सोर्स है, तो इसको इसके चारों तरफ लाइट सोर्स निकलेगा, तो ये जाके किस पॉइंट पे मिलता है, ये जाके आपको मिलता है पॉइंट P पे। ये पॉइंट P पे मिलता है, इस पॉइंट P पे। अब ध्यान से देखते हैं कि इसका जो वैल्यू तो हम देख लिए थे, अब इसका फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस पे हम चर्चा करेंगे। इसका रिजल्टेंट वेक्टर तो अभी हम देखे थे, अगर इसका A1 में एम्पलीट्यूड है और इसका अगर A2 एम्पलीट्यूड है, तो इसका हम रिजल्टेंट वेक्टर देखे थे। रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया था, इस P पॉइंट पे A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस डेल्टा। डेल्टा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, A1 A2 के बीच का एंगल। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पे हमको चर्चा करना है। तो ये भी कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स, ये भी कोहेरेंट सोर्स है। अब है कि इंटेंसिटी of a wave, intensity of wave is directly
proportional to intensity of a wave is directly proportional to amplitude of waves. मतलब directly proportional to the square of the amplitude of the wave. Directly proportional to the square of amplitude of waves. ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग है। क्या है कि जो भी इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब कैपिटल ए जो होगा, इसका अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी जो होगा इसका, मतलब अगर आई फॉर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हम सीखें, क्या सीखें? इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 एंड A2। तो यहां से अगर फेज डिफरेंस निकालें तो क्या आ जाता है यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा x1, इसका आ गया 2 पाई बाय लैम्डा x1। इसका अगर हम लाते हैं तो 2 पाई बाय लैम्डा x2 आ जाता है। अब 2 पाई बाय लैम्डा यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका क्या आ जाता है 2 पाई बाय लैम्डा x1 माइनस x2। तो ये आपका वैल्यू आया। क्या? इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। आई फॉर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। यहाँ से ये कॉमन लिए तो ये आपका आ जाएगा। इसको कहते हैं पाथ। ध्यान से देखिए, दो कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स यहां जाके पी पॉइंट पे मिला। अब हम इसका देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या आता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 प्लस लैम्डा। लैम्डा क्या है? बीच का एंगल, A1 A2 के बीच का ये एंगल जो होता है इसको लैम्डा कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, इंटेंसिटी जो होता है I for intensity of a wave is directly proportional to the square of the amplitude of wave। ये हमेशा याद रखें। इसका अगर हम पाथ फंक्शन निकालते हैं तो ये आया। अब इससे हम आगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव देखेंगे। आइए, देख रहे थे दो सोर्स है, लेट बी two source S1 and S2 converge या meet at point P पॉइंट में मीट करता है। फेज डिफरेंस between them is डेल्टा। फेज डिफरेंस क्या है? डेल्टा। डेल्टा यहां से क्या है? फेज डिफरेंस। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है डेल्टा का वैल्यू। तो डेल्टा का वैल्यू जब हमको निकालना है फेज डिफरेंस, तो यहां से आ जाता है, जैसा कि हम पहले बताए हैं, 2 पाई बाय लैम्डा x1 माइनस 2 पाई बाय लैम्डा x2। तो यहां से 2 पाई बाय लैम्डा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से आ जाएगा x1 माइनस x2। और इसी को कहते हैं पाथ डिफरेंस। इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस।
इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। यहाँ से डेल्टा का वैल्यू आ गया, और यहाँ से अगर हमको पाथ डिफरेंस निकालना हो, ये x2 माइनस x1, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का वैल्यू अगर यहाँ से लाएं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा। डेल्टा क्या है, फेज डिफरेंस, उसको लिख देते हैं फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस अगर यहां से निकालना है तो आ जाएगा आपका फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये, अगर इसको रखना है तो यहां से आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। यानी अगर आपको पाथ डिफरेंस पूछे तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस इनटू लैम्डा बाय 2 पाई। सिंपल सा बात है, ये रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। दिस इज द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का जो वैल्यू आया वो क्या आया, फेज डिफरेंस इनटू लैम्डा बाय 2 पाई। याद रखिएगा, इंटेंसिटी जो होता है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एम्पलीट्यूड intensity of a wave is directly proportional to the square of the amplitude। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्टिव किस तरीके से बनेगा और डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा। जैसा कि रिजल्टेंट वेक्टर पहले से आपको पता है, क्या, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा। यहां से आप लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस x2 माइनस x1 मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ कितना फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए इसको पाथ डिफरेंस कहते हैं। पाथ डिफरेंस लैम्डा क्या है, फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस बराबर होता है फेज डिफरेंस इनटू लैम्डा बाय 2 पाई। ये हमेशा याद रखिए। अब हमको क्या निकालना है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पे हमको ध्यान देना है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, अब ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट इंटरफेरेंस, रिजल्टेंट वेव, इंटरफेरेंस नहीं, रिजल्टेंट वेव समझिए, रिजल्टेंट वेव। अब दो, या तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव। क्या वैल्यू आया इसका, रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा। अब ध्यान से देखिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ये अगर मैक्सिमम हुआ, दिस विल मैक्सिमम, ये अगर मैक्सिमम हुआ तो मैक्सिमम कब हो सकता है। अब ध्यान से सोचिए, मैक्सिमम कब हो सकता है, जब cos डेल्टा का वैल्यू मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम कब होता है, 0 एंगल पे। ध्यान से देखिए, ये देखिए क्या, लेट बी द दिस वन फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिलेशन बहुत बार पूछता है, और ये तो आपको पता ही होगा। रिजल्टेंट, ये देखिए, ये आपका इंटेंसिटी हुआ। लाइट का जब भी हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी होगा, तो इंटेंसिटी है, यहां से भी आपको क्लियरली दिख रहा है। इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो ये आपका इंटेंसिटी है। यहां से पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में बीच के रिलेशन हम ले आए। अब हमको रिजल्टेंट वेक्टर को मैक्सिमम करना है, यानी हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है। जब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो cos डेल्टा का वैल्यू 1 होना चाहिए, और 1 तभी होगा जब डेल्टा का वैल्यू 0 होगा। ध्यान से देखिए, cos डेल्टा मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा का वैल्यू 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, यानी 2 पाई के मल्टीपल में जब हो तब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। और जब ये cos डेल्टा 0 हो तो 0 कब होगा, जब वो एंगल 90 बनाएगा। जब 90 बनाएगा तब वो 0 होगा, यानी कि 90 यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2 अप टू सो ऑन में क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब हम देखते हैं इन कंस्ट्रक्टिव और
डिस्ट्रक्टिव पे हम करेंगे। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू 1, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या इसको जनरलाइज केस में लिखें 2n पाई, 2n पाई जनरल केस 2n पाई। n का वैल्यू क्या होगा, n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, या n नेचुरल नंबर, 0 ने नेचुरल नंबर ने यहाँ आप रख सकते हैं इसको यहाँ 0, 1, 2 से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये रखिएगा किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डेल्टा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और जब डेल्टा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका रिजल्टेंट वेव। अगर ध्यान से देखिए तो रिजल्टेंट कॉस डेल्टा का वैल्यू अगर 1 रखें तो यहाँ से आपको रिजल्टेंट कुछ वैल्यू आएगा, वो कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा डेल्टा का वैल्यू तो 2, अगर 1 हुआ तो a1 a2, तो यहां से आपका आ जाएगा a1 प्लस a2, जो कि मैक्सिमम है। दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, यानी ये मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, तब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो यही जो वैल्यू है कॉस डेल्टा 0 हो जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम डिस्ट्रक्टिव, पहले कंस्ट्रक्टिव लिख लीजिए, और ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Intensity is the directly proportional to the amplitude of their square. आइए अब देखते हैं फॉर ए डिस्ट्रक्टिव, ये मैक्सिमम है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में कॉस का वैल्यू जो है 0 नहीं, उससे भी कम हमको चाहिए। हम तो 0 अभी बात करके गए थे, लेकिन हम 0 पे नहीं, ये सबसे मिनिमम कब होगा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कॉस डेल्टा अगर मिनिमम देखें तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम 0 नहीं, मिनिमम -1 होता है। तो फोर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या हो जाएगा, कॉस डेल्टा का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कितना पे होगा, मिनिमम 0 नहीं, 0 से भी मिनिमम है, वो है आपका -1। तो ध्यान से देखिए, कॉस बराबर -1 कब होता है, सिंपल सा बात है, -1 हो जाएगा कितना पे, पाई पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो ध्यान से देखिए, डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा -पाई। तो ऐसे ही सिंपल सा बात है कि पाई पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो यहाँ पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरीके ऑड मल्टीपल आ जाएगा। तो वहां पे हम क्या देखे थे, इवन मल्टीपल। तो याद रखिएगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी यूज द इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और फॉर ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी यूज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई
फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और याद रखिए अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 जब रखेंगे तो यहां से रिजल्टेंट वेव क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेव आपका आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर -2a1 a2। तो यहां से आ जाएगा a1 -a2। तो ये आपका अगर मैग्नीट्यूड है तो ये सबसे मिनिमम हो जाता है। तो मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव में बनेगा, मिनिमम डिस्ट्रक्टिव में बनेगा। अब हम सारा का समरी निकाल देते हैं। तो याद रखिए, अब जब भी अब इसका समरी निकालते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का, जैसा कि आप देखे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है a1 √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। तो रिजल्टेंट वेव अगर कंस्ट्रक्टिव की बात करें फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉस डेल्टा का वैल्यू 1 होगा, यानी डेल्टा का जो वैल्यू आएगा हमेशा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई अप टू सो ऑन। या इसको जनरलाइज केस में आप लिखें तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा 2n पाई, वेयर 2n पाई है और वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। यानी कि n जो है यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए। यही फॉर डिस्ट्रक्टिव की बात करें, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो यहां से आ जाएगा cos डेल्टा बराबर -1, cos डेल्टा बराबर -1। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, यही आ जाएगा आपका 7 पाई अप टू सो ऑन। यानी कि यहाँ का अगर जनरलाइज केस बताएं तो 2n - 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n - 1। n क्या हो जाएगा, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, मतलब यहाँ आ जाएगा नेचुरल नंबर। तो ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्टिव का अलग केस है, डिस्ट्रक्टिव का अलग केस है। और ध्यान देखिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू डिस्ट्रक्टिव का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेव आ जाता है a1 - a2 मोड में, क्योंकि a1 बड़ा हो सकता है a2 बड़ा, और इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट वेव हो गया a1 + a2 इसका मॉड। तो ये हो जाता है मैक्सिमम और ये आपका हो जाएगा मिनिमम। तो हम अभी तक क्या क्या सीखे, कंस्ट्रक्टिव का ये, डिस्ट्रक्टिव का ये, और एक और हम अभी तक वैल्यू सीखे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। तो समरी अगर हम निकालते हैं तो समरी में आपका ये भी एक आ जाएगा फेज डिफरेंस और एक रिजल्टेंट वेक्टर का एम्पलीट्यूड। यानी अब तक हम क्या सीखें, अब तक हम ये सीखें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, और यहाँ से हम एक और देखें, डेल्टा का वैल्यू लाए थे। डेल्टा का वैल्यू आ रहा था 2 पाई लैम्डा, ये x1 है, x1 - x2,
डेल्टा क्या है? डेल्टा है आपका, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इसका वैल्यू आ जाता है 2 पाई बाय लैम्डा, इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। देखिए x1 x2, तो इसको कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो यहां से अगर पाथ डिफरेंस पूछे, पाथ डिफरेंस, तो यहां से आपका आ जाएगा, सिंपली आप लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 पाई फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस ये आपका स्टार पॉइंट है। ये बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक और जो कि हर जगह यूज होता है, रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर, इसी को इंटेंसिटी कह सकते हैं, रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस डेल्टा। डेल्टा क्या है? दोनों के बीच का एंगल। तो ये हमारा क्या था? समरी। ये आज का समरी रहा कि हम आज क्या क्या सीखे, कंस्ट्रक्टिव सीखे, डिस्ट्रक्टिव सीखे, और हम ये सीखे कि यहाँ जो इंटेंसिटी जो होता है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतना सब कुछ सीखें। आई होप वीडियो अच्छा लगे, सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।